मे आई कम इन सर? आइए आइए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बैठिए। प्रदीप, यस आप तो बैर भुसावर भरतपुर के रहने वाले हैं। यस सर। और प्रदीप, आपने पीसीएम करने के बाद आईआईटी किया है यस सर। धनबाद से, यस सर। मिनरल्स इंजीनियरिंग में यस सर। 2017 में। अभी क्या कर रहे हो इन दिनों में आप? सर मैं कॉलेज से पास आउट होने के बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तैयारी में लग गए थे। यस तो आपने क्या क्या एग्जाम दी? आईएएस की भी एग्जाम दी है क्या? यस सर। कब? सर 2018, 19 एंड 20 का टाइम दिया। अच्छा अच्छा। मेंस एग्जाम दिया था क्या? यस यस सर। 2019 एंड 20 में मेंस दिया है। और इंटरव्यू? इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं दिया। और फिर राजस्थान में आरएस वाली एग्जाम कब दी? सर 2018 वाला टाइम। अच्छा। इतनी अच्छी जगह से आईआईटी करके और मिनरल्स इंजीनियरिंग में किया है, जो बहुत गुंजाइश है कैरियर की। कैसे आपने निर्णय लिया कि इंजीनियरिंग के फील्ड को छोड़ करके आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हो? कोई आकस्मिक घटना थी या फिर आपका इरादा पहले से ही था? नहीं सर, पहले से इरादा नहीं था, लेकिन एक्चुअली कॉलेज में मैंने एक एनजीओ में वर्क किया था, जो कॉलेज स्टूडेंट्स की एनजीओ, रनिंग एनजीओ है। तो उसके बाद मेरा थोड़ा पब्लिक सर्विसेज की तरफ आकर्षण बढ़ा है। तो कॉलेज के बाद जब मेरी जॉब नहीं लगी तो फिर मैंने पब्लिक सर्विसेज में अपना कैरियर चुनना ज़्यादा पसंद किया है। अच्छा अच्छा। यूं कहते हैं कि जो आईआईटी के विद्यार्थी हैं वो जनता के बहुत करीब नहीं जुड़ते हैं, वो अपने कानून की ज्यादा धौंस जमाते हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी को बहुत ही सोच समझ के जनप्रिय जनता जो होती है, सरपंच है, प्रधान है, हमारे विधायक साहब हैं, एमपी साहब हैं, उनसे इनका स्नेह नहीं रहता है। क्या बात ये सही है क्या? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है। अच्छा। क्योंकि जैसे अभी मैं कॉलेज में एनजीओ में वर्क किया था, तो वहाँ पे मैंने बहुत नीचे तबके के लोगों को, जैसे स्लम्स एरिया में काम किया है, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन किया है, तो वो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा है वहाँ से। आपकी तहसील वैर और गांव भी वैर के रहने वाले हैं आप? यस सर, प्रॉपर वैर। आपके आसपास कोई बहुत प्रसिद्ध चीज है राजस्थान में, भुसावर में, क्या है? सब वैर और भुसावर के बीच में एक गांव है सिरस, वहाँ पे जैन मंदिर फेमस है। और भुसावर की कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है? आपने बचपन से ही सुना होगा कुछ कुछ खाने पीने की चीजें, कोई अचार वगैरह? हाँ सर, अचार वहाँ के काफी फेमस है। अच्छा अच्छा। भरतपुर में कितनी तहसील है प्रदीप? सर 11 है अभी प्रेजेंट। 11। डीग कहाँ है? डीग सर पास एग्जैक्ट में कभी गया नहीं हूँ तो। अच्छा। और कोई ऐतिहासिक स्थान भी है क्या भरतपुर में जहाँ कोई बहुत अच्छी युद्ध हुआ हो? सर बयाना। बयाना में पानीपत की लड़ाई के बाद राणा सांग और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सर उसको बयाना का युद्ध भी बोलते हैं। बयाना का भी है, और प्रसिद्ध जो राणा सांगा ने खुद ने लड़ा था, सर वही राणा याद करिए। कोई हिंट चाहते हैं? मान लीजिए उसका नाम कैसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, गैसे भी हो सकता है। खांडवा का युद्ध। बिल्कुल, खांडवा का युद्ध। ध्यान आ रहा है कब हुआ था ये युद्ध? सब 1527 में हुआ था। अच्छा अच्छा। तो इसमें बाबर की विजय हुई थी या राणा साहब? बाबर की विजय हुई थी। बाबर की विजय। प्रदीप, आप ऐसे जगह पर इंजीनियरिंग की थी जहां भारत में खनिजों का यस सर बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है, झारखंड। और धनबाद भी प्रसिद्ध है। यस सर। धनबाद कि आप मुझे कोई 2 ऐसी प्रॉब्लम बताइए, समस्याएं जो पूरे दुनिया जानती है। क्या वहां पर क्या समस्या देखी थी आपने? मेन समस्या जो मैंने देखी थी वहाँ पे ये था कि वहाँ पे मिडिल क्लास नहीं थी एक तरह से, कि जो काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, माइंस वगैरह में काम करते हैं, वो लोअर क्लास के या फिर
अपर क्लास थी, मिडिल मतलब क्लास बीच का है ही नहीं है, या तो नीचे मिडिल या क्लास मतलब ऊपर। बहुत कम थी या नेग्लेक्ट थी, वहाँ अच्छा। नेग्लिजिबल थी। और कोई फिल्म भी बनी है कि वहाँ के सही सिस्टम में? गैंग्स ऑफ वासेपुर फेमस फिल्म अभी बनी। अच्छा, किस बात को लेके बनी थी ये फिल्म? सर वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के और माफिया के ऊपर। हम्म। क्या वो वहाँ की स्थानीय समस्याओं को ध्यान आकर्षित कराने में सफल रही फिल्म? सर मुझे लगता है कि वो उस फिल्म का मेन आकर्षण का बिंदु वहाँ का माफिया वगैरह का या लोकल पॉलिटिक्स का था, लेकिन आप वहाँ रहे हो तो आपने कुछ चीजों को जानते होंगे ना? लोकल समस्याओं का मुझे नहीं लगता सर वो ज्यादा फिल्म आप ध्यान केंद्रित कराने में सफल रही है। अच्छा अच्छा। राजस्थान में भरतपुर जो संभाग है, कितने जिले आते हैं भरतपुर संभाग में? सर एग्जैक्टली नंबर एग्जैक्ट हाँ, कोई बात नहीं। क्या होता है ये संभाग, किसे कहते हैं संभाग? जहाँ कमिश्नर बैठता है, संभागीय आयुक्त बैठता है। सर एडमिनिस्ट्रेशन में जिला और स्टेट के राज्य के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को इससे चलाने के लिए संभाग को बनाया गया है। भरतपुर को छूने वाले किन्हीं 2-4 जिलों के नाम बताइए। सर नॉर्थ में सबसे ऊपर अलवर डिस्ट्रिक्ट टच करता है, इसके बाद दौसा, करौली और साउथ में धौलपुर। धौलपुर। भरतपुर के रहने वाले हो, झारखंड में आपने इंजीनियरिंग की है, तो धौलपुर को भी आप टच करते हो। आईआईटी आपने किया हुआ है। अब यदि आपको जब एसडीएम बना दिया जाए या डिप्टी एसपी आपका सिलेक्शन हो जाता है पुलिस विभाग में, तो फिर इसके बाद में आप धौलपुर लगना पसंद करोगे कि वहाँ की कुछ समस्याएं हैं? बजरी की इनकी बड़ी समस्याएं होती है पुलिस के साथ में। वहाँ के स्थानीय नागरिक बहुत गलत व्यवहार करते हैं, बल्कि गाड़ियां चलाते चलाते अफसरों पर भी चढ़ा देते हैं। इंजीनियरिंग का क्या प्रयोग करोगे आप इस समस्या में? सर इंजीनियरिंग का मैं इस तरह से प्रयोग कर सकता हूँ कि लोकल लोगों से कनेक्ट करने की, उनकी समस्याएं समझने की और सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ। इंजीनियरिंग में से वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह खोल के वहाँ की एम्प्लॉयमेंट वगैरह की जो और लोकल समस्याएं हैं उनको समझने का प्रयास कर सकता हूँ। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। प्रदीप, यू जस्ट नाउ सेड कि आपकी जॉब इंजीनियरिंग में नहीं लगी, then you decided to come in this civil services. So means this is just an option for you. So why should I select you when you are having option? You are taking it as an option. नहीं मैम, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मेरी जॉब नहीं लगी उसके बाद सिलेक्शन क्या है। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में मैंने एनजीओ में वर्क किया था, उसके बाद से मेरा इधर की तरफ झुकाव बढ़ गया था। लेकिन जब मेरी क्योंकि फैमिली कंडीशन की, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से मैंने जॉब चूज करना प्रेफर किया था। लेकिन जब जॉब नहीं लगी थी तो उसके बाद मैंने कैरियर अपना इसी डायरेक्शन में मोड़ लिया। But now I am giving you a negative situation. Now I am asking to you कि अगर इसमें आपकी जॉब नहीं लगती है, then what will you do? मैम जैसे एनजीओ में पब्लिक फील्ड में ही काम करूंगा, जैसे एनजीओ वगैरह में सकते हैं। प्राइवेट एनजीओ में काम करेंगे? Yes, sir. ओके, मतलब अल्टीमेटली योर एम इज टू सर्व द पीपल नाउ। Yes. यू डोंट नीड टू गो, यू डोंट वांट टू गो दैट साइड। उसके बाद मैंने कभी अब ट्राई नहीं किया फिर जॉब के लिए। फिर ये जो सिविल सर्विसेज हैं, इसमें जन सेवा की भावना एक्चुअली में कितनी रह गई है, और कितने लोग सिर्फ इसलिए प्रशासन में आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पावर है, अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है? मतलब कौन सा ज्यादा इम्पैक्टफुल है, जन सेवा या प्रशासन की पावर्स? सर मैम मुझे लगता है कि सारे तरह के लोग आते हैं प्रशासन में। जो ऐसे तरह के लोग भी हैं जो सच्ची में पब्लिक सेवा करना चाहते हैं, और ऐसे भी आते हैं जो केवल इसकी प्रशासन की जो इम्पैक्ट है उनको देख के जब आते हैं। अच्छा, मैं ये सिविल सर्विसेज में से सारी पावर्स हटा देती हूँ, जो भी पावर्स मिलती हैं एसडीएम को या आरपीएस को, जो भी मिलती हैं वो सब, तो उसके बाद भी ये जन सेवा की भावना रहेगी लोगों में और वो आएंगे? आप अपनी पर्सनली बात करिए, आप आएंगे उसके बाद? यस मैम, एक्चुअली जो लोग, जैसे मैं बता रहा था कि दोनों तरह के लोग आते हैं, तो जो लोग केवल पब्लिक सेवा के लिए आना चाहते हैं तो वो अवश्य आएंगे, तभी भी आएंगे। और अच्छा प्रदीप, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ कि एक आपको मिल रही है आईआईटीएन किसी अच्छी आईआईटी कंपनी में जॉब, जो आपको बहुत अच्छा पैकेज दे रही है, एनुअल पैकेज, और एक आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है आरएएस की।
कौन सा प्रिफर करेंगे? मैम सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जब मैं कॉलेज में था तब मैं सोचता था कि मैं आईआईटी में जॉब ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे लिए, लेकिन उसके बाद से जब मैंने इसमें तैयारी करना शुरू किया है तो अब मैं इसको ज़्यादा बेटर बट समझता वहां हूँ। सिर्फ 10 घंटे की जॉब होगी, आप सुबह तैयार होकर जाएंगे Yes, ma'am. ऑफिस से, शाम को वापस आ जाएंगे। बट यहाँ की जॉब 24/7 है, आप और आपकी फैमिली रेडी है इस चीज के लिए? यस मैम, मुझे लगता है कि ये जॉब फिर भी उससे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो एक तरह से मोनोटोनस जॉब हो जाती है, दिन भर वही काम, फिर सुबह ऑफिस जॉब टाइप में हो जाती है। अरे तो दिन भर लेकिन- वही काम कोई गलत काम नहीं होता है मैम, क्या? मतलब मोनोटोनस जॉब हो जाती है। इसमें एडवेंचर भी नहीं कर सकते हो आप, मतलब डेली नई नई चीज़ें मिलती हैं, नई नई प्रॉब्लम्स का सामना करने को मिलता है, तो अच्छा, ये बताइए, जैसे हमारे यहाँ आपने बताया कि मिनरल्स में आपने किया है इंजीनियरिंग, तो जितने भी हैं विषय, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है कि कौन सा विषय किसके पास रहेगा? सर 3 भागों में डिवाइड किया है शेड्यूल 7 के अंदर। अच्छा, तो ये मिनरल्स जो है ये किस में आता है? सर मिनरल स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट में आता है। तो वहाँ पे आपके झारखंड धनबाद में पड़ता है, तो वहाँ पे जो भी कोयला या जो भी मिनरल्स वहाँ से निकाले जाते हैं उस पे झारखंड गवर्नमेंट का अधिकार रहता है। वो झारखंड गवर्नमेंट निकाले। नहीं सर, सॉरी गलती, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। जो मेजर मिनरल्स होते हैं वो सेंटर के अंडर में आते हैं, जो माइनर मिनरल होते हैं वो स्टेट के अंडर में आते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जितने भी मिनरल से एनरिच स्टेट्स हैं, Yes. झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, और छत्तीसगढ़, आपका राजस्थान भी ले लीजिए, यहाँ पे पॉवर्टी इतनी ज़्यादा क्यों है? सर पॉवर्टी इसलिए भी है क्योंकि जब मिनरल इंडस्ट्री बसाई गई थी वहाँ पे, तो एक्चुअली बाहर के लोगों को लाया गया था, जैसे जॉब करने के लिए। यहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह, लोकल वर्कर्स भी लिए गए थे, लेकिन मैक्सिमम जैसे जमशेदपुर जब बसाया गया था तो टाटा इंडस्ट्री वहाँ पे बसी थी, तो मैक्सिमम बाहर के लोग आए गए थे, तो लोकल लोगों को फ़ायदा उसमें कम हुआ था, तो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी कम मिला था, इसलिए। अच्छा, ये जो मिनरल्स निकाले जाते हैं तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है या कुछ स्टेट को भी देता है? माइनर मिनरल पे तो केवल स्टेट का वो होता है पूरा, रॉयल्टी जैसा नाम सुने हैं? रॉयल्टी होती है सर। यस सर, तो सेंटर स्टेट में वो डिवाइड अच्छा। होती है। अच्छा, ये बताइए, अभी सुने होंगे आप कि हमारे नए सीजीआई नियुक्त हुए हैं, बनाए गए हैं। यस क्या नाम है इनका? सर, जस्टिस एन.वी. रमन। अच्छा, राष्ट्रपति ने इनको किस आर्टिकल के तहत नियुक्त किया है? आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 124(2) के तहत। प्रदीप, जियो पॉलिटिकल क्या होता है? किसी कंट्री की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वर्ल्ड में, तो उसके हिसाब से वर्ल्ड की पॉलिटिक्स डिसाइड होना जियो पॉलिटिक्स के अंदर। आपने बिल्कुल नया पढ़ा होगा आरएस प्री में, मेंस में, सभी सब्जेक्ट। यस सर। तो आपके आरएस में एथिक्स भी है क्या? यस सर। एथिक्स किसे कहते हैं? अपन सोसाइटी द्वारा या फिर किसी पर्सनल इंडिविजुअल द्वारा अपनी वैल्यूज डिसाइड करना और उनके अनुसार किसी किए गए कार्य को राइट या रॉन्ग डिसाइड करना, एथिक्स कहलाता है। अच्छा अच्छा, आपकी हॉबी है लर्निंग न्यू थिंग्स, यस सर। नया सोचना। आज क्या नया सोचा है? तो आज मैं जैसे पहली बार, आज मेरा पहला मौका है आरएएस की प्रिपरेशन के लिए, तो ये आज मैं सोच के आया कि कुछ नया सीखने को मिलेगा मुझे। अच्छा, First नया mauka सीखने है। को मिलेगा। तो आज नया सीखने को क्या मिला है? सर अभी मौके के बाद मैं एनालाइज करूंगा। एनालाइज करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो हमारी भारत देश की सीमाएं कितने पड़ोसी देशों से मिलती है? मैरीटाइम सीमा तो श्रीलंका से मिलती है, और इसके अलावा टेरिटोरियल पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चाइना से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। चलिए, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। आपने जो इंजीनियरिंग की है, क्या ये आपके प्रशासन में आरएएस, आरपीएस जो भी आपका सिलेक्शन होता है, आप कैसे उसे यहाँ काम में लेंगे? सर डायरेक्टली तो मुझे नहीं, लेकिन मुझे इनडायरेक्टली मुझे लगता है जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलेटेड वर्क है, इंडस्ट्री की, जैसे इंडस्ट्री में मैंने काम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई थी मेरी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो मैं उस एक्सपीरियंस का यूज कर सकता हूँ। भरतपुर का जो दुर्ग है, किला है, किस नाम से जाना जाता है? सर लोहागढ़। क्यों है लोहागढ़ नाम इसका? जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था भरतपुर पे, तब वो भरतपुर पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। कौन थे उस समय स्थानीय राजा वहां के?
रानी राजा सर नाम याद नहीं मुझे। अच्छा, और ये किला अजय किला भी कहलाता है जिसे कोई जीत नहीं पाया हो? क्या विशेषता है इस किले की? भरतपुर के किले की दूर की विशेषता कितनी है? किले के चारों तरफ एक्चुअली एक नहर टाइप में बनी हुई है, खाई जिससे- बनी हुई है। खाई बनी हुई है, तो उससे एक्सेस करने में मुश्किल होती है। अच्छा अच्छा, चलिए, थैंक यू वेरी मच।